अनुपमा रेलवे स्टेशन पर आम बेचती है। वो बहुत गरीब है और आम बेचकर घर चलाती है। उसके घर में बूढ़ी माँ रहती है। बूढ़ी माँ के अलावा अनुपमा का और कोई नहीं है। अनुपमा आम बेचकर घर लौटती है और उसकी बूढ़ी माँ सरला खांसते हुए कहती है, आ गई बेटी, आज देर कर दी बहुत। हाँ माँ, आज आम बिक ही नहीं रहे थे इसीलिए देर हो गई। आप आज बहुत ज्यादा खांस रही हो, तबीयत फिर से खराब हो गई है क्या? हाँ बेटी, वो दवाई खत्म हो गई है ना। दवाई खत्म हो गई है? ठीक है माँ, कल ज्यादा आम ले जाऊंगी मैं और उन पैसों से दवाई खरीद कर लाऊंगी। अब जल्दी जल्दी खाना बना दे बेटी, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, अभी बनाती हूँ। अनुपमा खाना बनाने में लग जाती है। खाना बनाने के बाद वो अपनी माँ के साथ खाने बैठती है। सरला कहती है, बेटी मुझे बहुत बुरा लगता है, तू रोज कितना काम करती है, मुझसे देखा नहीं जाता। कोई बात नहीं माँ, आप बीमार हो, मुझे तो करना ही पड़ेगा। सरला अनुपमा के सर पर हाथ रखती है, उसी से जैसे अनुपमा को स्वर्ग मिल जाता है। खाना खाने के बाद सरला सो जाती है और अनुपमा नौकरी के एग्जाम की तैयारी में लग जाती है। मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे अपना टाइम बदलना है, मुझे यकीन है मेरा अच्छा समय आएगा। अनुपमा को अपने आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन भाग्य का खेल बहुत अजीब है, कब किसको कहाँ ले जाए किसी को नहीं पता। अनुपमा अगले दिन ज्यादा आम लेकर स्टेशन जाती है, लेकिन आम बिकते ही नहीं। ये क्या हो रहा है, आज आम क्यों नहीं बिक रहे हैं? आम नहीं बिकेंगे तो मैं माँ की दवाई कैसे खरीदूंगी? दिन बीतकर शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक सिर्फ आधे आम ही बिकते हैं। मुझे आज लास्ट ट्रेन तक बैठना होगा, सारे के सारे आम बिकेंगे तभी तो दवाई खरीद सकूंगी। अनुपमा स्टेशन पर बैठी रही और ट्रेन आने पर लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगी, आम ले लो आम, मीठे मीठे आम। और ऐसे ही रात के 11 बज गए। स्टेशन पर लास्ट ट्रेन आई, लोग उतरे और सब अपने अपने घर चले गए। स्टेशन सुनसान हो गया। 10 ही आम रह गए हैं, कोई बात नहीं, आज दवाई तो मिल ही जाएगी। अनुपमा उठकर स्टेशन के बाहर चली आई। रास्ता सुनसान था। तभी अनुपमा ने देखा कि इलाके का सबसे अमीर आदमी बिरजू सेठ रास्ते में हाथ में चाकू लिए एक आदमी के सामने खड़ा है। बता, मेरे पैसे कब लौट आएगा, बता। ये बोलते हुए बिरजू सेठ ने उस आदमी के पेट पर चाकू चला दिया। अनुपमा से ये देखा नहीं गया, वो चिल्ला उठी, हाय राम। बिरजू सेठ ने अनुपमा को देख लिया। अरे कौन है वहाँ? उस लड़की ने मुझे देख लिया है। ए लड़की, रुक रुक। अनुपमा जान बचाने के लिए भागने लगी। बिरजू सेठ उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते अनुपमा रेल पटरी के पास आ गई और तभी वहां से एक एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी। बिरजू सेठ ने अनुपमा को उस ट्रेन के सामने धकेल दिया और वहीं पर अनुपमा की मृत्यु हो गई। आज तो बाल बाल बच गया। ये लड़की जिंदा रहती तो मुसीबत खड़ा कर देती। बिरजू सेठ वहां से चला गया। अनुपमा के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आई। वो आत्मा गुस्से में थी, उसे बदला चाहिए था। मुझे उस बिरजू सेठ ने मारा है, मुझे उसका खून पीना है, मुझे बदला चाहिए। मैं भी उसे इसी तरह मारूंगी, ट्रेन की पटरी पर। उधर अनुपमा घर नहीं लौटी। सरला चिंता में पड़ गई। सुबह सुबह गांव के लोग अनुपमा की डेड बॉडी घर लाए। सरला आंसू बहाती रह गई। बेटी, मेरी बेटी, कहाँ चली गई तू? बहुत रोने धोने के बाद अनुपमा का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अनुपमा की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसे तो बस बदला चाहिए था। वो बदले की आग में जल रही थी। अपना पेट चलाने के लिए सरला आम लेकर स्टेशन जाने लगी। आम ले लो साहब, इस बूढ़ी के ऊपर दया करो, आम ले लो। उधर दूर बैठकर अनुपमा की आत्मा ये सब देखने लगी। उस बिरजू सेठ की वजह से आज मेरी माँ को ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसे यही मारूंगी। अनुपमा की आत्मा हर रोज रूप बदल कर आने लगी और अपनी माँ से आम खरीदने लगी ताकि उसकी माँ को ज्यादा तकलीफ न उठानी पड़े। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन अनुपमा की आत्मा के पास वो मौका आ ही गया। वो एक शादीशुदा औरत का रूप लेकर अपनी माँ से आम खरीदने आई। तभी वहाँ बिरजू सेठ आया। ए बुढ़िया, आम मीठा होगा ना? हाँ साहब, बहुत मीठा है। मुझे 10 किलो आम दे दे। सरला ने बिरजू को 10 किलो आम दिया और बिरजू बिना पैसे दिए जाने लगा। साहब, मेरे पैसे? क्या तुम मुझसे पैसे लेगी? तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? मैं बिरजू सेठ हूँ, जा भाग यहाँ से। ये बोलकर बिरजू सेठ ने सरला को एक थप्पड़ मारा। अनुपमा से और देखा नहीं गया, वो औरत के रूप में थी। उसने कहा, सेठ क्यों गरीब के पेट में लात मार रहे हो, दे दो ना पैसा।
अच्छा, तुझे बड़ी दया आ रही है, चलेगी क्या मेरे साथ? तुझे बहुत पैसे दूंगा। ये बोलकर बिरजू सेठ ने उसका हाथ पकड़ लिया और तुरंत उसने बिरजू सेठ का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। बहुत हो गया, अब तुझे सजा मिलेगी, सारे पापों की सजा मिलेगी। ये बोलकर उसने बिरजू सेठ को आसमान में उठा लिया। बचाओ, बचाओ! सभी बिरजू सेठ से परेशान थे, इसीलिए उसे बचाने कोई आगे नहीं आया। कौन हो तुम? कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? ये बोलकर वो अनुपमा के रूप में आ गई। बिरजू सेठ डर गए। तुझे तो मैंने उस रात हाँ, मार दिया था और आज तेरी मरने की बारी है। ये बोलकर अनुपमा ने बिरजू को रेल पटरी पर बांध दिया और कुछ देर बाद उसके ऊपर से ट्रेन चली गई और बिरजू का देहांत हो गया। अनुपमा को बदला मिल गया और वो अपनी माँ के पास आई। माँ, मुझे मुक्ति मिल गई है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए पैसे, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुपमा ने सरला को बहुत सारे पैसे दिए और उसके बाद वो अदृश्य हो गई। उसे मुक्ति मिल गई, वो स्वर्ग चली गई। सरला कुछ सालों तक जिंदा रही और उसके बाद उसकी भी मौत हो गई और माँ बेटी स्वर्ग में मिले और शांति से स्वर्ग में वास करने लगे। बहू, तू क्या सिखा रही है इन दोनों बच्चियों को? जैसी अपने आप है ऐसी ही इन दोनों को भी बना दे। काम चोर कहीं की, ना तो खुद काम करती है और ना इन दोनों लड़कियों को काम करने देती है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं, वो भी बच्चों के सामने? मैं क्या गलत बोल रही हूँ? जिस दिन से तू इस घर में आई है मानो घर का बंटाधार हो गया हो। पहले जब मेरा बेटा था तो मैंने सोचा था कि मेरे बेटे की शादी कर दूंगी तो उसको एक बेटा हो जाएगा, पर मुझे क्या पता था कि तेरे कदम घर में पड़ते ही घर में लड़कियाँ ही आएंगी। माँ जी, आप हमेशा मेरी लड़कियों के बारे में बातें करती रहती हैं। लड़कियाँ तो भगवान के घर ही आती हैं ना, फिर आप इनमें भेदभाव क्यों करती हैं? अच्छा बहू, अब तू मुझसे जुबान भी लड़ाएगी। ये सब चीजों में समय बर्बाद कर रही है। तूने कुछ काम काज के बारे में भी सोचा है? ये घर कैसे चलेगा? अब मेरा बेटा तो नहीं रहा है जो तुझे मुफ्त की रोटियां खिला सके। माँ जी, मैंने सोचा है कि मैं एक ढाबा खोल लूंगी, जिससे हमारे घर में पैसे भी आ जाएंगे और घर अच्छे से चलेगा। देख, मुझे कुछ नहीं पता, तुझे बस एक काम करना है। तुझे हर महीने मुझे 2000 रुपए लाकर देने हैं। मैं अभी कहे देती हूँ, वरना मेरा घर छोड़कर चले जाए यहाँ से। माँ जी, आप चिंता न करो, मैं कुछ भी करके आपको 2000 दे दिया करूँगी। फिर रंजना बाहर उदास बैठी थी, तभी उसका भाई वहाँ पर आता है। क्या हुआ बहन, उदास क्यों बैठी हो? अपने भाई को नहीं बताओगी? भैया, आप कब आए? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तू ये सब छोड़, मुझे ये बता कि हुआ क्या है तुझे? भैया, आपको तो पता ही है, मेरे पति अब नहीं रहे, तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि मैं अब क्या करूँ, कैसे घर चलाऊँ। मैंने सोचा था कि मैं ढाबा खोल लूँ, लेकिन कहाँ पर खोलूँ ये समझ ही नहीं आ रहा है। बहन, जो तेरे गांव के बाहर शिव मंदिर के पास जो टीला है ना, तू वहीं पर ढाबा खोल ले। लेकिन इतने ऊंचे पर ढाबा क्या सही होगा खोलना? ऐसा ना हो कि मेरा ढाबा चले ही ना। बहन, इसके 2 फायदे होंगे। अगर कोई भूखा व्यक्ति वहाँ से जाएगा तो चढ़ाई की वजह से उसको और तेज भूख लगेगी, और जब वो उतरेगा तो उसको खाना भी सही और अच्छा मिलेगा। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, मुझे वहीं पर ढाबा खोल लेना चाहिए। फिर रंजना टीले के ऊपर अपना ढाबा खोल लेती है। फिर वहाँ एक दिन एक ग्राहक आता है। अरे रंजना जी, आप ये सब काम क्यों करती हो? आप इतनी सुंदर हो, आपको ढाबा खोलने की क्या जरूरत है? आप कहना क्या चाहते हैं भैया? साफ साफ बोलिए। भैया भैया मत बोलो रंजना जी, मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब तो तुम्हारा पति भी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें भी एक आदमी की जरूरत होगी ही। तभी रंजना की सास वहाँ आ जाती है। हाय राम, देखो देखो भाइयों, इस कलमुही को, पति को मरे अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ और दूसरे आदमी के साथ अय्याशी कर रही है। माँ जी, आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। हाँ हाँ, तेरे में ही हीरे मोती जड़े हैं। तू ही तो अप्सरा है कि तेरे ऊपर लट्टू हो रहा है। और तू क्या सुन रहा है बेशरम, हम सास बहू की लड़ाई? तुझे अब तक तो यहाँ से भाग जाना चाहिए था। फिर रंजना की सास उस ग्राहक को भगा देती है। आज के बाद अगर ये आदमी यहाँ पर आया तो तू मुझे बताएगी, वरना तेरा जो हाल करूँगी तू सोच भी नहीं सकती। फिर कुछ दिन बाद ही गाँव में बाढ़ आ जाती है। रंजना अपनी बेटियों के साथ ढाबे पर काम कर रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ पर आती है। अरे ओ मनहूस करमजली, देख तेरा ढाबा खुलते ही गांव में बाढ़ आ गई। मैं तो पहले ही कहती थी तू मेरे घर के लिए अशुभ है, लेकिन तू घर के लिए नहीं पूरे गांव के लिए ही अशुभ निकली। माँ जी, आप तो हमेशा मुझे ताने ही देती रहती हैं, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं करती। वैसे भी आपको तो पैसों से ही मतलब है, मेरे किसी भी काम से आपका क्या ही मतलब है। हाँ चल ठीक है, ज्यादा बातें मत कर। जो मैंने तुझे कहा है वो तो याद ही रखना तू। हाँ हाँ माँ जी, मुझे याद है।
गांव में आई बाढ़ की वजह से लोग बहुत परेशान थे। उनका खाने का सारा सामान पानी में भीगकर खराब हो चुका था। रंजना के खाने पीने का सारा सामान सही था, क्योंकि उसका ढाबा ऊंचे टीले पर था। सब लोग पानी से बचते बचाते रंजना के ढाबे पर पहुंच जाते और रंजना बहन, बहुत भूख लगी है, हमें खाना खिला दो। जब बाढ़ कम हो जाएगी उसके बाद हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। इस पर रंजना लोगों को परेशानी में देखकर हामी भर देती है और अपने बच्चों से कहती है, बेटी तू मेरी खूब मदद करना, हम लोगों को खाना खिलाएंगे और बाद में ये लोग हमें पैसे दे देंगे, जिससे हमें पैसों की कभी कमी नहीं होगी। दोनों लड़कियां अपनी माँ की बात मान लेती हैं और ढाबे पर खूब मेहनत करती हैं। तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है। अरे ओ पागल, ये तू क्या कर रही है? फ्री में सबको खाना खिला रही है। अरे इन लोगों ने तुझे पैसे नहीं दिए, तब तू क्या करेगी? माँ जी आप उसकी चिंता ना करिए, ये सब हमारे गाँव वाले ही हैं और सब लोग इतने बुरे नहीं होते, ये सब मेरे पैसे जरूर देंगे। अब भी बात मान ले मेरी, ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। माँ जी मैं जो कर रही हूँ वो सही है। रंजना अपनी सास की एक बात भी नहीं सुनती और सबको खाना खिलाती है। फिर बाढ़ कुछ दिनों में खत्म हो जाती है और सब अपने घर वापस चले जाते हैं। कई दिनों तक कोई पैसे लेकर उसके पास नहीं आता। देखा, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि कोई पैसे नहीं देगा। तेरे जैसे पागल के कारण ही आज हम सब सड़क पे आ गए हैं और कल तुझे मेरे पैसे देने होंगे, वरना मेरा घर और मुझसे तेरा कोई रिश्ता नहीं है, सब खत्म। रंजना पूरी रात चिंता में सो नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? किसी ने भी मेरे पैसे नहीं दिए। अब माँ जी तो मुझे घर से भी बाहर निकाल देंगी और अब मेरी बेटियों का क्या होगा? अगले दिन रंजना अपने ढाबे पर जाती है तो वो देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ वो सब लोग आए हुए थे जिन्होंने रंजना से फ्री में खाना खाया था। बहन रंजना, बाढ़ की वजह से हम लोग परेशान और व्यस्त थे, पर जैसे ही सब कुछ सही हुआ हम सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाने आए हैं और हम हमेशा याद रखेंगे कि तुमने हमारी मुसीबत में बहुत मदद की थी। ऐसा कुछ नहीं है बहन, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मुसीबत में लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो क्या फायदा जिंदगी जीने का। उस दिन के बाद से रंजना को मानो कुछ करना ही ना पड़ा। सब लोगों ने रंजना के पैसे चुकाने शुरू कर दिए तो देखते ही देखते रंजना के पास बहुत सारे पैसे हो गए और रंजना का ढाबा होटल में बदल गया। अब उसकी सास भी रंजना से खुश थी। सुन बहू, ढाबे से होटल बना लिया तो ज्यादा खुश मत हो, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अगर मैं तुझे काम करने को नहीं बोलती तो तू घर में ही पड़ी रहती, और सास का हक और अधिकार तो ताने देना ही होता है, पर वो जो बोलती है भले के लिए ही बोलती है। मैं जानती हूँ माँ जी, आप बस दिखाती हैं कि आप मुझे पसंद नहीं करती और बात बात पर ताने देती हैं, पर आप हमारा अच्छा ही चाहती हैं। चल अब ज्यादा मक्खन मत लगा, जाकर चाय बना ले और भूल मत मैं तेरी सास हूँ। हाँ। रंजना हंसते हुए चली जाती है और उसकी दोनों बेटियाँ और वो बहुत अच्छे से एक साथ रहने लगते हैं।